स्वागत है सभी का वापस से एक बार और थर्ड सेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 28 दैट इज इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट लेकर मैं आपके सामने आ चुका हूं। और अब हम हमारे इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आगे की कार्यवाही डिस्कस करेंगे। तो सर, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार उसको जल्दी से रिकैप कर लेते हैं और उसके बाद फिर सीधे हम आज के सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सर, हम लोगों ने डिस्कस किया कि देखिए सर, हमारी बैलेंस शीट में लगभग सभी एसेट्स नाउअडेज अपनी फेयर वैल्यू पर आती हैं। तो ये बात क्या हमारी पीपी और इंटेंजिबल एसेट्स पर लागू नहीं होना चाहिए? अगर हमारी एसेट्स की काबिलियत, क्षमता, हिम्मत और खड़ी भाषा में बात करें तो औकात अगर 100 रुपये कमा के देने की है तो उसको हमारी किताबों में 100 रुपये या उससे कम पे आना चाहिए। अब अगर वो कमा के दे पा रही है आपको 100 रुपये और आप उसे दिखा रहे हो 150 रुपये पर, तो ये तो आपके रीडर के साथ चीटिंग है। भले आपकी कॉस्ट 150 रुपये लगी, लेकिन आज उस असेट्स की आय कमाने की क्षमता के हिसाब से वैल्यू 100 रुपये ही है, तो फिर आपको उसको 100 रुपये पर ही शो करना चाहिए। तो यहाँ से AS 28 के कॉन्सेप्ट आता है कि सर, आप AS 10 लगा रहे हैं, अपनी एसेट्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर आपकी कंपनी ने रिवैल्यूएशन मॉडल का चुनाव किया है तो आप उसको रिवैल्यू कर रहे हैं हर साल और उससे अपनी किताबों में कैरी कर रहे हैं। इंटेंजिबल एसेट्स के केस में आप AS 26 फॉलो कर रहे हैं, एसेट्स को अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं या खरीद रहे हैं या एक्सचेंज में ले रहे हैं, तो कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, फिर उसका अमोर्टाइजेशन कैसे किया जा रहा है, ये सब आपने AS 26 में सीखा। AS 28 बोलता है कि सर, इन रिस्पेक्टिव AS के जो जो काम थे, जो जो रिक्वायरमेंट थी, उनको पूरा कर लो, इनके हिसाब से कैरिंग अमाउंट निकाल लो। अब उसके बाद फिर आप चेक करो कि क्या आपकी एसेट इम्पेयर तो नहीं हो गई है। जो वैल्यू किताबों में अपीयर हो रही है, क्या वो एसेट्स उतनी वैल्यू रिकवर करने में कैपेबल है? अगर हाँ तो बढ़िया है, फिर चलने दो, कंटिन्यू रखने दो। लेकिन अगर आंसर है ना, तो फिर आपको सर जरूरत है कि आप अपनी एसेट्स को इम्पेयर करें। ठीक है सर। अब सर, ये पता कैसे पड़ेगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एसेट्स की वैल्यू इम्पेयर हो गई है? तो उसके लिए हमसे बोला गया कि देयर आर 7 इंडिकेशंस। चलो सर, अपन तो एक एक करके देखना शुरू करते हैं। देयर आर 7 इंडिकेशंस विच इम्प्लाइज कि आपकी एसेट्स का इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है या इम्पेयरमेंट लॉस हो सकता है। इंडिकेशन है, गारंटी नहीं है। डायग्नोस करवाया, कुछ प्रॉब्लम दिखी, थोड़े नंबर ऊपर नीचे दिखे, लेकिन जब डॉक्टर साहब को दिखाया तो उन्होंने ओके यार, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलता है, इतना तो अब इसकी दवाई ववाई लिखने की जरूरत नहीं है, कड़वी दवाई खाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। तो 7 पैरामीटर्स हैं, जिसमें से 4 एक्सटर्नल है और 3 इंटरनल है। एक्सटर्नल पैरामीटर्स में क्या था? एक, सर, असेट्स की वैल्यू में सब्सटेंशियल गिरावट आ गई। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आईफोन 14 की औकात खत्म हो गई जैसे ही आईफोन 15 आ गया, या फोल्ड 3 जो मैंने खरीदा था उसकी औकात तुरंत खत्म हो गई जैसे ही फोल्ड 4 और 5 आए। एसेट्स की यूटिलिटी वर्तमान में उतनी है, लेकिन उसकी वैल्यू में एकदम से धड़ाम करके वैल्यू नीचे आ गई है। मार्केट में हमारे खिलाफ नेगेटिव सेंटीमेंट्स चल रहे हैं, सरकार के, इकोनॉमिकली, पब्लिक में, या फिर इवन टेक्नोलॉजिकली, और आपकी हालतें बहुत ख़राब चल रही हैं, इवन धंधा बंद करने की नौबत आ गई है। तीसरा कि सर, इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई हो गए हैं। इंटरेस्ट रेट हाई होने के कारण लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाती है। परचेसिंग पावर कम हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो असेट्स में बनने वाले जो प्रोडक्ट की संख्या है वो कम हो जाएगी। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि अब कंजम्पशन शायद कम होगा, डिमांड कम होगी, तो असेट्स जो आय कमाने में कैपेबल थी वो कम हो जाएगी। फिर इसके अलावा हमारी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है शेयर की, यानी शेयर की मार्केट प्राइस कम चल रही है एज कंपेयर टू ब्रेकअप वैल्यू, नेट एसेट्स वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू पर शेयर। यानी आज अगर कंपनी बंद हो जाए तो उसकी NAV आ रही है 100 रुपये पर शेयर, और वैसे हमारा शेयर बाजार चल रहा है 60 का, 70 का, 75 का, 80 का। तो सर, हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारे एक्चुअल कैपिटलाइजेशन से कम है। फिर इसके अलावा इंटरनल इंडिकेशन में क्या है? तो सर, हमारी एसेट्स से हमने जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की थी वो उस एक्सपेक्टेशन को पूरी नहीं कर पा रही है। मैंने बताया था, सब बोले गाड़ी में सब बज रहा है सिवाय हॉर्न के।
एफिशिएंसी कम है, प्रोडक्शन कैपेसिटी जो हमने सोची थी उसकी तुलना में एक्चुअल में काफ़ी कम है। कंपनी के पास प्लान है उस रिस्पेक्टिव असेट्स को डिसकंटिन्यू करने के, या अपने बिजनेस के उस पर्टिकुलर सेगमेंट की रिस्ट्रक्चरिंग करने के, या फिर असेट्स में कोई फिजिकल डैमेज हो गया है जिसके कारण असेट्स की वैल्यू में गिरावट आ गई है। तो सर यहाँ हमारे एसेट्स की वैल्यू में गिरावट के हमको सपने नहीं आएंगे, कुछ इशारे मिलेंगे और उन इशारों को भांपते हुए हम ये चेक करने जाएंगे कि क्या असेट्स की वैल्यू में वाकई में कोई गिरावट आ गई है, या हमारी असेट्स की वैल्यू जो किताबों में दिख रही है वो अभी सही है, उससे ज़्यादा ही हम बेनिफिट कल ड्राइव कर लेंगे, इसलिए कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं हुआ है। यहाँ पर मैंने एक बात और बोली थी कि सर इम्पेयरमेंट लॉस इज 28 से वैल्यू गिराने की बात करता है, बढ़ाने की बात नहीं करता। ठीक है सर। अब सर आप इम्पेयरमेंट लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सर इसके लिए हमको दो वैल्यू चाहिए, एक तो चाहिए कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट, ठीक है, कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट, और दूसरा कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू बुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट, अगर आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो। और अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लस एक्यूमुलेटेड और नेट रिवैल्यूएशन रिजर्व, या माइनस रिवैल्यूएशन लॉस अगर अर्लियर लॉस हुआ है तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। इसको कंपेयर करना है एसेट्स के रिकवरेबल अमाउंट से, यानी ये तो हमारी एसेट्स की वैल्यू जो किताबों में दिख रही है, और रिकवरेबल अमाउंट का मतलब क्या हुआ कि कल इस एसेट से हम कितना पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो रिकवरेबल अमाउंट के लिए दो वैल्यू दी गई। बोलो क्या सर? दो वैल्यू है टू आइडेंटिफाई रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट विल बी हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस एंड वैल्यू इन यूज। अब नेट सेलिंग प्राइस क्या है? तो सर आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन में, शब्दों में ध्यान दीजिएगा, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन में, और मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं कि आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन क्या होते हैं ये बताना हो, पता है सर। आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन मतलब दो इंडिपेंडेंट बिलिंग पार्टीज बिना किसी भय, दबाव और तकलीफ के जब आपस में प्राइस नेगोशिएट करके किसी कमोडिटी की वैल्यू निर्धारित करती हैं तो हम उसको बोलते हैं आर्म्स लेंथ प्राइस। तो आर्म्स लेंथ प्राइस पर इस एसेट को अगर मैं आज बेचने जाऊं तो कितने में बिकेगी, माइनस इसको बेचने के क्या डायरेक्ट खर्चे होंगे, उसके बाद जो बचेगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज माय नेट सेलिंग प्राइस। जब आप इस अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे तो प्लीज नेवर 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 कंसीडर फाइनेंस चार्जेस एंड टैक्सेस। आपको घुमाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन आप पढ़े रहना कि नहीं सर ये दोनों चीजें नेट सेलिंग प्राइस में नहीं आएंगी। तो आपको ध्यान रखना है नेट सेलिंग प्राइस निकालते समय एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ डिस्पोजल, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ डिस्पोजल में नेवर यूज फाइनेंस चार्जेस एंड योर टैक्सेशन। ओके सर। वैल्यू इन यूज कैसे निकालेंगे? सर वैल्यू इन यूज को अगर सिंपल भाषा में समझाएं तो क्या मतलब है इसका? तो वैल्यू इन यूज का मतलब हुआ कि सर एसेट को हम बेचे ना, बल्कि उसको उस एसेट्स के बचे हुए यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ में यूज करें। तो वो एसेट अपनी बची हुई यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ में कितना नेट कैश फ्लो जनरेट करेगी, प्लस जब इसकी यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ समाप्त हो जाएगी तो इससे कितना टर्मिनल कैश इनफ्लो आएगा, उस कैश फ्लो को डिस्काउंट कर लें बाय यूजिंग दी IRR। सर ये IRR कौन देगा? डेफिनेटली क्वेश्चन देगा, अपने को टेंशन नहीं लेना है। कैसे आता है? तो बाय यूजिंग CAPM कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। तो सर CAPM में तो KD भी आ जाता है। हाँ सर, तो मतलब कैश फ्लो जब आप निकाल रहे हैं तो वहां पर ब्याज माइनस नहीं करेंगे और डेप्रिसिएशन माइनस होगी नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश है। सर क्या हमको CA इंटरमीडिएट लेवल पे कैश फ्लो निकालने के लिए कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। आपको हमेशा कैश फ्लो निकाल के दिया जाएगा, आपको सिर्फ उस पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर या प्रेजेंट वैल्यू इन फैक्टर अप्लाई करना है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो वैल्यू इन यूज है उसे कैलकुलेट कर लेना है। वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस जो दोनों में से ज्यादा है उस पर हम रिकवरेबल अमाउंट को कंसिडर करेंगे, उसे कंपेयर करेंगे हमारे कैरिंग अमाउंट से, और जो डिफरेंस आएगा अगर नेगेटिव आया तो फिर हम उसको इम्पेयरमेंट लॉस मानते हुए हमारे लाभों पर चार्ज करेंगे। क्या सर लाभों पर ही चार्ज करेंगे? हाँ, यहां पर भी एक बात आ गई,
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस क्या होगा? तो सर अगर हमारी कंपनी कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रही है, कॉस्ट मॉडल का मतलब ये हुआ कि हमारी कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम इस क्लास ऑफ एसेट पर सिर्फ कॉस्ट पर ही असेट्स को शो करेंगे और हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, यानी हम इस असेट्स का रिवैल्यूएशन नहीं करेंगे। तो अगर आपने कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रखा है तो सीधी सी बात है, देयर इज नो बैकअप ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो जितना भी इम्पेयरमेंट लॉस का अमाउंट है आप उसे सीधे सीधे P&L पर चार्ज कर देंगे। ठीक है सर। दूसरा ऑप्शन, अगर आपकी कंपनी ने रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो किया है एज पर AS 10 और आपने पूर्व में एसेट्स को रिवैल्यू किया है और रिवैल्यूएशन का आउटकम लॉस था, तो कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व तो होगा नहीं। इवन जो लॉस था वो भी आप लाभों में चार्ज कर चुके हैं और आज फिर से इम्पेयरमेंट लॉस हो रहा है, तो आप इस इम्पेयरमेंट लॉस को भी लाभों पे चार्ज कर दीजिएगा। ओके सर, अगर हमने रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो किया है, एसेट्स को आज से पहले रिवैल्यू किया है और रिवैल्यू करके गेन हुआ था जिसको हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व में एक्यूमुलेट कर रखा था, रिवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस पड़ा था, और आज अगर इम्पेयरमेंट लॉस हो रहा है तो आप क्या करोगे? तो सर आज जिस दिन आप ये इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर रहे हैं उस दिन इस एसेट पर रिवैल्यूएशन रिजर्व में जो बैलेंस पड़ा है, सर रिवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस कितना पड़ा होगा? तो यहां पर फिर से AS 10 आता है। अगर आपने अर्लियर एसेट्स को रिवैल्यू किया है बिकॉज यू आर फॉलोइंग रिवैल्यूएशन मॉडल, तो आपके पास रिवैल्यूएशन रिजर्व में एसेट्स की जो गेन है वो एक्यूमुलेट हो गई। अब आपने से रिवैल्यूएशन किया था 3 साल पहले, इन 3 सालों में अब आपने इस रिवैल्यूड प्राइस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। रिवैल्यूड प्राइस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के कारण डेप्रिसिएशन का अमाउंट बढ़ गया था। जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट बढ़ गया था उसका आपने क्या किया? तो सर देखो, 2 ऑप्शन होते हैं। एक, आप पूरा की पूरा डेप्रिसिएशन लाभों पे चार्ज करो, यानी उस अमाउंट को रिवैल्यूएशन रिजर्व में मत छेड़ो। तो वहां पर एक ऑप्शन और होता है कंपनी के पास कि आपने लाभों पे तो पूरा अमाउंट चार्ज कर दिया, लेकिन जो एडिशनल डेप्रिसिएशन अमाउंटाइज हुआ उतना अमाउंट आप रिवैल्यूएशन रिजर्व से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। नहीं सर समझ में नहीं आया, कोशिश करता हूं समझाने की। आपकी असेट्स थी 100 की, आपने उसको रिवैल्यू किया 125 3 साल पहले। पिछले 3 सालों में आपने जो डेप्रिसिएशन लगाया वो लगाया 12.5 12.5 10% SLM। आज अगर आप रिवैल्यूएशन नहीं करते तो ये डेप्रिसिएशन लगता 10 10 और 10 100 पर, तो आपका बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन 2.5 रुपए से डेप्रिसिएशन बढ़ गया। पहला ऑप्शन, आपने पूरे 12.5 रुपए लाभों पे चार्ज करे। ओके, रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्या किया? सर कुछ नहीं किया, तो आपका पूरा की पूरा 25 का रिवैल्यूएशन रिजर्व आज भी पड़ा हुआ है। सर पड़ा हुआ है, तो उस केस में आपका जितना इम्पेयरमेंट लॉस है अगर वो 25 के बराबर या उससे कम है तो पूरा इम्पेयरमेंट लॉस रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट कर लो। अगर आपका इम्पेयरमेंट लॉस 30 है, अगर आपका इम्पेयरमेंट लॉस 30 है तो उस केस में फिर आप क्या करोगे? तो सर उस केस में हम पहले 25 का रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज करेंगे और फिर बचे हुए 5 का हम P&L में चार्ज करेंगे। ये एक हिसाब हो गया। अब चलो फिर से वापस आते हैं। सर 12.5 3 साल डेप्रिसिएशन लगा, 12.5 में से 10 आपने लाभों पे चार्ज करे जो ओरिजिनल डेप्रिसिएशन था, और 2.5 आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट किया। तो अब आपके रिवैल्यूएशन रिजर्व में आज बैलेंस कितना बचा है? तो सर 3 साल पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हुआ था 25 का, 3 सालों में आपने ऑलरेडी एडिशनल डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ करा 7.5 रुपए से अगेंस्ट रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो अब आपके रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस 17.5 बचा हुआ है, 17.5 बचा हुआ है। अगर इंपेयरमेंट लॉस 17.5 के बराबर है उससे कम होता है तो आप पूरा इंपेयरमेंट लॉस रिवैल्यूएशन रिजर्व से राइट ऑफ कर लीजिए। लेकिन अगर आपका लॉस से 20 है तो पहले 17.5 का आप इंपेयरमेंट लॉस रिवैल्यूएशन रिजर्व से राइट ऑफ करें और बचा हुआ 2.5 आप P&L में चार्ज करेंगे। तो सर ये हम लोगों ने लगभग डिस्कशन कर लिया था। देखिए जरा, हाँ सर यहां तक हमारा सारा डिस्कशन हो गया था। अब बारी आती है आपकी
यहां से आगे की, एंड दैट इज कैश जनरेटिंग यूनिट, CGU। अब ये क्या है सर, पहले वो बताइए। अच्छा, मैं इस समय लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं स्टूडियो में बैठकर, ठीक है। बहुत सारे बच्चों की फेस टू फेस क्लास होती है क्लासरूम्स के अंदर। अब एक बहुत सारे बच्चों का लॉट होगा जो गुरुकुल में बैठ के पढ़ेगा, जो वहीं रहेगा और वहीं पढ़ेगा, ये गुरुकुल हो गया। एक है जो अपने घर पे अपने किसी दूसरे हॉस्टल में रहेगा और क्लास आके पढ़ेगा, और एक है जो अपने घर पे बैठ के हमसे ऑनलाइन पढ़ेगा, लाइव या रिकॉर्डेड मोड में। तो 3 तरह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। इसके अलावा हमारे पास एक कैंटीन भी है, जहाँ से हम औहदे में बैठकर बच्चों को कैंटीन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। एक और सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं इस बार से, दैट इज बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। इंदौर के सराउंडिंग्स में जो 3 शहर हैं, महू, देवास और राऊ, इन 3 जगह से बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके लिए भी हम उनसे चार्ज करेंगे। अब सर, ये जो अलग अलग काम मैंने आपको गिनाए, क्या इन अलग अलग काम को करने से आपको रेवेन्यू जनरेट होता है? हाँ, मैं आपको आज अगर स्टूडियो से ये लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, तो ऑनलाइन पढ़ाने के बदले में आपसे फीस मिलेगी? हाँ सर। तो इसका मतलब इस मैकेनिज्म से मैं फीस जनरेट कर रहा हूं, कैश जनरेट कर रहा हूं, रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूं। फेस टू फेस क्लासेस में बच्चा क्लास आता है और क्लास में आके पढ़ता है, तो सर क्या हम उन्हें क्लासरूम में बिठाकर फेस टू फेस पढ़ाकर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं? हाँ सर। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, कैश जनरेट करने के लिए 3 अलग अलग मॉडल्स हैं। एक गुरुकुल मॉडल, जहां पर मैं ठहराता भी हूं बच्चों को, खाना भी खिलाता हूं और पढ़ाता भी हूं। दूसरा है जहां पर मैं सिर्फ पढ़ाता हूं क्लास में बिठा के, और तीसरा है जहां पर मैं यहाँ स्टूडियो में बैठकर आपको आपके घर पे बिठा के पढ़ा रहा हूं। जिस जगह पे बैठकर मैं पढ़ा रहा हूं उसको हम बोलते हैं स्टूडियो। ये आपका स्टूडियो है मालिक, ये देखो, ये स्टूडियो है, ये स्टूडियो है आपका। और इस स्टूडियो में देखिए, ये स्टूडियो है आपका। अब इस स्टूडियो में हम आप लोगों को बिठा के पढ़ा रहे हैं। अब स्टूडियो में है क्या क्या, तो देखो, ये सिस्टम लगा हुआ है, ये आपका माइक है, फिर इसके अलावा यहाँ पर आपको अगर देखेंगे तो एक फर्नीचर लगा हुआ है, AC लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स लगी हुई हैं, ये स्टूडियो में लाइट्स लगी हुई हैं। ये सारी एसेट मेरी किताबों में मशीन, इक्विपमेंट, फिक्चर्स आदि के नाम से अपीयर हो रही हैं। ये सारी एसेट्स। मैंने इस माइक से पूछा कि माइक बताओ तुम्हारी वैल्यू क्या है, तो माइक बोला देखो सर, मैं 12,500 रुपये में आया था, 3 साल हो गए हैं, आप 20% SLM डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो 12,500 का 20% होता है 2,500, तो 3 साल में आपने मेरे ऊपर 7,500 का डेप्रिसिएशन लगा दिया है। आज मेरी बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट 5,000 रुपये है। मैंने कहा ओके। मैंने कहा आईपैड बताओ तुम्हारा क्या हिसाब है, तो आईपैड बोला सर मुझे लाए हुए 5 साल हो गए हैं और मेरी वैल्यू का 80% राइट ऑफ हो चुका है, डेप्रिशिएट हो चुका है, अब 20% वैल्यू बची है, कुछ 25,000 रुपये। मैंने कहा ओके। मैंने बोला कैमरा तुम बताओ तुम्हारे क्या हाल चाल है, तुम्हारी वैल्यू क्या है। अब इन सबसे हमने इनकी रिस्पेक्टिव कैरिंग अमाउंट पूछ लिया कि आप बताओ आपका कैरिंग अमाउंट कितना है, आपका कैरिंग अमाउंट कितना है, आपका कैरिंग अमाउंट कितना है। फिर मैंने इस माइक से पूछा कि माइक बताओ व्हाट इज योर रिकवरेबल अमाउंट। बोले सर ये क्या होता है। मैंने कहा रुको हम बताते हैं, हमें इंडिकेशन आए हैं कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी थोड़ी पुरानी हो गई है, तुमसे ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी की चीज़ें बाजार में आ गई हैं, तुम्हें आज अगर हम बाजार में जाएं तो 1,000-2,000 रुपये भी ना मिले, तो हमें लग रहा है कि तुम्हारी वैल्यू में कुछ गिरावट आ गई है, यानी जो तुम्हारी वैल्यू किताबों में दिख रही है उससे तुलना में तुम्हारी वैल्यू थोड़ी कम आ गई है। तो बोले सर फिर मैं क्या करूं। मैंने कहा नहीं आप टेंशन मत लो, आप ये बताओ कि आप मुझे कितना कैश रिकवर करके कल दे सकते हो। तो माइक ने मुझसे पूछा सर कैश कैसे रिकवर करूंगा मैं। तो मैंने बोला सिंपल है यार दोस्त, तुम्हें बेच के मुझे बाजार में कितने पैसे मिलेंगे, एक तो वैल्यू में वो निकाल लेता हूं, और दूसरा तुम्हें यूज करके मैं कितना कैश जनरेट करूंगा तुम्हारी बची हुई यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ में, उसकी परसेंटेज निकाल लेता हूं।
तो ये माइक बोला कि सर मैं बाजार में तो बिक सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इंडिपेंडेंटली अकेले कितना रेवेन्यू कमा के दे सकता हूं ये बताने में सक्षम, कैपेबल नहीं हूं। मैंने कहा क्यों क्यों, तुम खुद अकेले कुछ कमा के नहीं दे सकते? बोले सर मैं आपको कमाने में हेल्प कर सकता हूं। जब मैं स्टूडियो में लगूंगा और मेरे साथ एक सिस्टम लगेगा, मेरे साथ एक कैमरा लगेगा, मेरे साथ एक फर्नीचर यूज होगा, मेरे साथ एक एसी लगेगा, मेरे साथ एक लाइट लगेगी, उन सबको जब कलेक्टिवली इस स्टूडियो में यूज किया जाएगा तो आप एक लाइव लेक्चर अपने बच्चों को बना के दे पाओगे और उनको एक प्रोडक्ट बना के दे पाओगे लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस के नाम से, और उससे आपको रेवेन्यू जनरेट हो सकेगा। इसका मतलब सर कि मेरा ये जो माइक्रोफोन है ये मेरी किताबों में एज ए एसेट्स लिखा हुआ है, इसकी एक सेलिंग प्राइस भी है, लेकिन इसका एक वैल्यू इन यूज मुझे नहीं मिल पा रहा है। और क्यों नहीं मिल पा रहा है? तो उसका सिंपल रीजन है, क्योंकि ये माइक्रोफोन या ये सिस्टम या ये कैमरा या ये एसी या ये स्टूडियो का चार दीवारी, जिसमें बेसिकली क्या लगी हुई है, वो साउंड प्रूफ कुछ मटेरियल लगा हुआ है। एक एक स्टूडियो में एक एक 1.5 लाख रुपए का सिर्फ साउंड प्रूफ मटेरियल लगा हुआ है ताकि बगल वाले स्टूडियो में आवाज ना जाए। लेकिन शरद सर जब बोलते हैं तो सर आवाज सब जगह जाती है, वो आराम से बोलते हैं तो भी चली जाती है। या फिर प्रतीक बे ये हो गया, जब वो चीखता चल जाता है भयंकर, तो फिर सब स्टूडियो में आवाज जाती है। अदरवाइज तो ठीक है यार, मतलब 80% तो आवाज ही रोक लेते हैं। तो ये सारी चीजें इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली रेवेन्यू और कैश फ्लो कमाने में सक्षम नहीं है। लेकिन जब मैं इन सबको कलेक्टिवली एक साथ रखता हूं और बोलता हूं कि ये एक कंप्लीट स्टूडियो है जहां से सीए इंटरमीडिएट की क्लास लग रही है और सीए इंटरमीडिएट के लाइव और रिकॉर्डेड वाले बच्चों को इसके थ्रू पढ़ाया जा रहा है, जिनसे बाकायदा 6,500 रुपए की फीस ली जा रही है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, अब ये स्टूडियो और स्टूडियो की सारी एसेट्स कलेक्टिवली मिलकर रेवेन्यू कमा के देने में सक्षम है। तो हमने बोला कि सर देखो, स्टूडियो के थ्रू मान लो ये स्टूडियो नंबर 4 जहां से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, स्टूडियो नंबर 4 में एसेट्स नंबर 1 माइक्रोफोन, 2 कंप्यूटर, 3 कैमरा, 4 आपके लाइट्स, 5 आपका एसी, 6 आपका ये स्टूडियो की साउंड प्रूफिंग। ये 6 एसेट्स, और इन 6 एसेट्स की WDV हमारे पास अवेलेबल है। तो ये आ गई हमारी टोटल स्टूडियो की WDV। स्टूडियो की WDV, स्टूडियो की बेसिकली कैरिंग अमाउंट। मेरे पास इनका नेट सेलिंग प्राइस आ सकता है। वैसे एक बात और बताऊं, अगर मैं इंडिविजुअली इनको बेचूंगा ना तो बहुत कम वैल्यू मिलेगी, लेकिन अगर मैं इस पूरे स्टूडियो को, पूरा सेटअप को एक साथ बेचूंगा तो उसकी वैल्यू मुझे ज्यादा मिलेगी। फिर इसके अलावा मेरे पास जो वैल्यू इन यूज है, वैल्यू इन यूज, वो कोई एक एसेट की मुझे नहीं मिल पा रही है, या इनकी जो नेट सेलिंग प्राइस है और जो इनकी वैल्यू इन यूज है इंडिपेंडेंटली, उसमें बड़ा सब्सटेंशियल अमाउंट का अंतर है। क्या बोले, ध्यान सुनना, मैंने एक मिल ही नहीं पा रही, या फिर इनकी जो वैल्यू है उनमें बड़ा सब्सटेंशियल अंतर है। यानी इसकी मैंने वैल्यू निकाली तो मैं बोल रहा हूं यार नेट सेलिंग प्राइस इसकी 5,000 है, लेकिन वैल्यू इन यूज इसकी 18,000 है। इतना ह्यूज डिफरेंस कैसे आ सकता है? इम्प्रैक्टिकल डिफरेंस है। तो इससे सिद्ध होता है, साबित होता है कि सर कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। और जब कुछ तो गड़बड़ है तो फिर उस केस में हम क्या बोलेंगे कि सर एक्चुअली ये माइक्रोफोन, ये कैमरा, ये सिस्टम, ये लाइट, ये एसी, ये साउंड प्रूफिंग इंडिविजुअली रेवेन्यू कमाने में कैपेबल नहीं है। इनका इंडिविजुअली वैल्यू इन यूज निकाला जा पाना संभव नहीं है। हमने बोला ओके, हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो बताओ इकट्ठा कैसे करा? तो हमने बोला सर देखो, माइक्रोफोन की कॉस्ट 5,000, कैमरे की WDV 25,000, सिस्टम की WDV 2.5 लाख, फिर इसके अलावा फर्नीचर
1 लाख का लगा है। फिर हमने बोला कि सर एसी 40,000 का लगा हुआ है और साउंड प्रूफिंग 1.5 लाख की WDV है। तो सर देखो जरा, 5 और 25 30, 30 और 1 लाख 31, 31 और 2 3 30, 380, 380 और 40 420, 520 570। तो हमने बोला सर 5,70,000 हमारा क्या है इस स्टूडियो का WDV कैरिंग अमाउंट। इनकी जो नेट सेलिंग प्राइस है वो है मान लो 5 लाख। और वैल्यू इन यूज कैसे निकालोगे? तो सर वैल्यू इन यूज के लिए हमने बोला कि देखो, इस स्टूडियो में हमारी जो क्लासेस चलती है मान लो वो 100 बच्चों को पढ़ाती है एक सेशन में। तो 2 सेशन में कितने हो गए? बोले 200 बच्चे। एक बच्चे से कितनी फीस आती है? बोले 60,000। तो 60,000 इंटू 200, तो ये आ गई करीबन 12,000 लाख। ठीक है, तो करीबन 1,20,00,000 रुपए। अच्छा, ये पूरा 1,20,00,000 रुपए का रेवेन्यू है। इसी को हम बोलेंगे क्या? वैल्यू इन यूज। आंसर है नहीं, ये तो ग्रॉस रेवेन्यू है। इसमें माइनस भी तो होगा कैश एक्सपेंसेस। और कैश एक्सपेंसेस में सबसे ज्यादा बड़ा खर्चा क्या है? इस स्टूडियो का एक केयर टेकर है जो स्टूडियो की सारी चीजों की ध्यान रखता है, उसकी सैलरी है। इस स्टूडियो में 60,000 की फीस इस स्टूडियो के इन सारे तामझाम कारण नहीं, हम टीचरों के कारण भी आती है। तो हमारी एक सैलरी भी है, क्योंकि सारे टीचर अपने दिन का करीबन 2/3 टाइम, नहीं 2/3 तो नहीं, 40% टाइम स्टूडियो में दे देते हैं। तो हमने बोला कि भाई साहब ये कुछ 11,000 है। तो 1,000 रुपए यानी 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए हमारा एक साल का नेट कैश इनफ्लो है इस स्टूडियो को यूज करके। अगले 5 सालों तक हम इस स्टूडियो को यूज करेंगे। 5 साल थोड़ा ज्यादा हो गया, चलो ठीक है। अगले 2 साल हम इसको यूज करेंगे। तो 2 साल यूज करेंगे और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 20% है। तो हम क्या करेंगे अब? इस 1,000 रुपए को यानी 10 लाख रुपए को, 10 लाख ही होगा ना, एक बार चेक कर ले। हाँ सर, 10 लाख रुपए। तो इस 10 लाख रुपए को हम अगले 2 साल तक कमाएंगे 20% की रेट से। तो सर 1/1/1.2 और GT, तो 1.527777 इंटू 1,000, तो ये हो गया 15,27,000। ये 15,27,000 क्या आ गया? इस पूरे स्टूडियो का वैल्यू न्यूज। कंपेयर किससे करेंगे? नेट सेलिंग प्राइस से। तो इस स्टूडियो का रिकवरेबल अमाउंट क्या हो जाएगा? तो सर ये हो जाएगा 15,27,000। जबकि इस स्टूडियो का कैरिंग अमाउंट क्या है? 5,70,000। तो कोई दिक्कत आएगी? सर बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सर हमारी तो रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से कहीं ज्यादा है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसी के बदले में यहां पर ये सब आ जाए कि सर 12 लाख का रेवेन्यू, 11 लाख का खर्चा, 1 लाख रुपए पर एनम मिलेंगे, 1 लाख रुपए पर एनम मिलेंगे अगले 6 सालों तक, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 8% है। तो अब बताओ, 1 लाख रुपए इंटू 1/1+R। तो सर 1 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 1.08, 1 2 3 4 5 6 और GT। सर ये आ रहा है 4,62,288। चेक करो मेरे बच्चों, मैंने क्या करा? मैंने बोला कि इस स्टूडियो को यूज करके जिसमें सारी असेट्स एक साथ काम कर रही हैं, मेरे पास 12 लाख का कैश इनफ्लो आएगा। इस 12 लाख को कमाने के लिए मेरा 11 लाख का कैश आउटफ्लो हो जाएगा। तो इस CGU को यूज करके मुझे हर साल 1 लाख रुपए का नेट कैश इनफ्लो अराइज हो रहा है, और ये नेट कैश इनफ्लो अगले 6 साल तक अराइज होगा। मेरा रेट ऑफ
डिस्काउंट 8% है। अब आप बताइए सर, आज आपकी वैल्यू इन यूज क्या आएगी? तो सर हमारी वैल्यू इन यूज आ रही है 4,62,288। अब आप क्या करोगे सर? 4,62,288 या 5 लाख रुपए, विच एवर इज हायर। तो हमने बोला सर 5 लाख रुपए। तो रिकवरेबल अमाउंट कितना हो गया आपका? हमने बोला सर 5 लाख रुपए। अब रिकवरेबल अमाउंट जो 5 लाख रुपए है उसको कंपेयर किया किससे? 570 से। तो पता पड़ा कि 70,000 रुपए का हमको इम्पेयरमेंट लॉस निकल के आया। अब ये इम्पेयरमेंट लॉस किसका है? माइक्रोफोन का है, कैमरे का है, सिस्टम का है, फर्नीचर का है, एसी का है, या साउंड प्रूफिंग का है, या पूरे स्टूडियो का है? तो आंसर है सर पूरे स्टूडियो का है। तो इस 70,000 रुपए को इस पूरे स्टूडियो की सारी असेट्स में अलोकेट किया जाएगा इन प्रोपोर्शन ऑफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एसेट। इन प्रोपोर्शन ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एसेट। यानी आपका रेशो क्या बन रहा है? 1:5:50:20:8:30। ये रेशो बन रहा है। आप चाहो तो चेक कर लो, और नहीं तो सिंपल बोलो कितने का इम्पेयरमेंट लॉस है? 70,000 डिवाइडेड बाय काय पे बटना है? 570 के कैरिंग अमाउंट पे, जिसमें बताओ चलो अच्छा हमारे सिस्टम यानी पीसी और इन सब की वैल्यू कितनी है? 2.5 लाख। तो 70,000 डिवाइड बाय 570 इंटू 2.5 लाख, तो सर 30,702 रुपए आउट ऑफ द टोटल इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 70,000 विल बी चार्ज ऑन दिस सिस्टम। चलो अब मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं। जो डेटा मैंने आपको दिया, मैंने बोला नेट सेलिंग प्राइस 4,80,000 रुपये मान लो वैल्यू इन यूज, विच एवर इज हायर, तो आंसर आया 5 लाख। रिकवरेबल अमाउंट वर्सेस 570, इम्पेयरमेंट लॉस 70,000। अब ये इम्पेयरमेंट लॉस 70,000 किसी एक एसेट का नहीं है, इस स्टूडियो में लगी हुई सारी एसेट्स का है। तो इस इम्पेयरमेंट लॉस को इस स्टूडियो की सारी एसेट्स के बीच अलोकेट किया जाएगा इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट ऑन सच वैल्यूएशन डेट। चलो आप इसमें निकाल के बताओ। तो सर बहुत सिंपल है, 70,000 का इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज हो रहा है 5,70,000 के कैरिंग अमाउंट पर, जिसमें से 1 लाख रुपए कैरिंग अमाउंट था हमारे फर्नीचर का। तो 70,000 डिवाइड बाय 570 इंटू 1 लाख, तो ये आता है 12,281, 12281। यानी आउट ऑफ द टोटल इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 70,000, 12281 is the impairment loss of my furniture. So now the revised carrying amount of this furniture will be, तो मान लो x अमाउंट था इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट, इस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लग चुका था कुछ अमाउंट का, तो आज इसकी WDV 1 लाख थी। अभी अभी आपने इम्पेयरमेंट लॉस लगाया 12281, तो 12281 माइनस 1 लाख, ये आया 87,719। तो दिस अमाउंट विल बी द रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ दिस एसेट। तो सर जब हम किसी एक इंडिविजुअल एसेट का रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट कर पाने में सक्षम नहीं है, जब किसी एक पर्टिकुलर एसेट का रिकवरेबल अमाउंट नहीं मिल पा रहा है, देखो मिल पा रहा है तो फिर तो बेस्ट है। आपको हमेशा पहला प्यार इंडिविजुअल एसेट्स को ही रखना पड़ेगा। अगर वो एसेट्स इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट करने में कैपेबल है तो आप उसका इंडिपेंडेंटली ही इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर वो रिस्पेक्टिव एसेट्स इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट करने में कैपेबल नहीं है, तो फिर आप एक स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट्स को इकट्ठा करेंगे। जैसे मैंने क्या करा, मैंने एक स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट्स इकट्ठी करी गुरुकुल।
उस गुरुकुल के अंदर बहुत सारी चीजें, बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर फर्नीचर है, फर्नीचर के अंदर क्लासरूम का फर्नीचर है, बहुत सारी चीजें। उनमें से कोई भी चीज अकेली बिल्डिंग का वो कमरा कमा के नहीं दे सकता, तो कमरे में रखा हुआ अकेला फर्नीचर कमा के नहीं दे सकता। उस हॉस्टल में जो हर फ्लोर पे लगे हुए आरओ सिस्टम है, इंडक्शन है, वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, वो इंडिपेंडेंटली कमा के नहीं दे सकता। जो हमने वहां पर एक पूरा सेटअप तैयार किया किस चीज का, मेस का, वो अकेला कमा के नहीं सकता, क्योंकि हमने मेस नहीं खोली है, हमने हॉस्टल के साथ फूड फैसिलिटी प्रोवाइड करी है। तो उस सिनेरियो में अब आप सोचिए, उस सिनेरियो में वो पूरा गुरुकुल अपने आप में एक कंपोजिट एसेट है जो कलेक्टिवली मिलकर आपको रेवेन्यू कमा के, कैश कमा के दे पाएगा। तो कैश जनरेटिंग यूनिट का कॉन्सेप्ट क्या आया कि जब जिस असेट्स का हमको इम्पेयरमेंट करना है, अगर वो असेट्स इंडिपेंडेंटली अपना रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट नहीं कर सकती है, तो उस असेट्स को एक ग्रुप में इकट्ठा किया जाएगा। ये ग्रुप जितना छोटा हो उतना बेस्ट है, जितना छोटा हो उतना बेस्ट है, जितना छोटा हो उतना बेस्ट है। smallest identifiable group of assets which are working together to generate cash flow, and these assets are largely independent with other group of assets। इस रूम में लगा हुआ ये माइक्रोफोन, इस स्टूडियो में लगा हुआ कैमरा, फेस टू फेस में लगे हुए जो माइक्रोफोन है उससे टोटली अलग है, क्योंकि वहां पर उस माइक्रोफोन का पर्पस है कि मैं उसको कान पे लगाऊं और जब दहाड़ूं तो आवाज पूरी क्लासरूम में और आसपास सुनाई दे। यहाँ पर मेरा पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे ऐसा माइक्रोफोन लगाऊं जिसमें आवाज एकदम क्लैरिटी के साथ आए, बढ़िया आवाज सुनाई दे। तो सर ये दोनों असेट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। फेस टू फेस क्लासरूम में लगी हुई असेट्स का पर्पस वहां पे बिठा के बच्चों को पढ़ाना है, वहां पे फर्नीचर लगा है, टेबल बेंचेस लगी हैं, प्रोजेक्टर्स लगे हैं, यहाँ पे प्रोजेक्टर का कोई काम ही नहीं है, यहाँ पे टेबल बेंचों का कोई काम ही नहीं है। तो दे आर largely independent with other group of assets. If the individual asset is under impairment loss, if the individual assets is under impairment loss, but its RA is not identifiable, क्या इंडिविजुअल असेट्स इम्पेयरमेंट में आ रही है लेकिन उसका इंडिविजुअली आरए नहीं निकल पा रहा है, then it will be combined with smallest group of identifiable assets which is known as CGU। अब जैसे हमने बोला कि now calculation of impairment loss will be test for entire CGU cash generating unit। हमने बोला कि एक CGU है, उसमें 3 assets है, मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3, जिसका कैरिंग अमाउंट 30 लाख है, जिसका वैल्यू इन यूज इंडिविजुअली नहीं कलेक्टिवली 27 है, जबकि इस ग्रुप ऑफ असेट्स को बेचूंगा तो 25 लाख रुपए आ सकते हैं। तो मैं क्या करूं, तो मैं बोलूंगा सर देखो पहले तो मैं 25 और 27 को कंपेयर करूंगा, क्योंकि अगर बेच के कमाएंगे तो मैं यूज करूंगा, यूज करके कमाएंगे और बेच जाएंगे तो मैं बेच दूंगा। कोई इमोशनल तो हूं नहीं, लॉजिकल डिसीजन ले रहा हूं, जिस डिसीजन से मेरे लिए फाइनेंशियल बेनिफिट होगा मैं वही करूंगा। तो सर अब इस केस में जहां पर मेरा वैल्यू इन यूज ज्यादा है तो मैं इसी को अपना रिकवरेबल अमाउंट मानूंगा। लेकिन अब ये रिकवरेबल अमाउंट किसका है, मशीन 1 का, मशीन 2 का है, मशीन 3 का? तो आंसर आया सर तीनों मशीन का है। तो तीनों मशीनों से कलेक्टिवली जो आप बेनिफिट डिराइव कर सकते हैं कल वो 27 लाख है, जबकि आज उसकी बुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट 30 लाख है। तो देयर इज एन इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ ₹3 लाख। तो अब हमारा इम्पेयरमेंट लॉस कितने का हो गया, 3 लाख रुपए का हो गया। एंड दिस इम्पेयरमेंट लॉस विल बी allocated among all the assets of the CGU in proportion of their carrying amount। तो कैरिंग अमाउंट का रेशियो क्या है सर, 15/30 यानी 50%।
10/30 यानी 33.33% और 5/30 यानी इसका आधा, तो इम्पेयरमेंट लॉस 3 लाख का 50%, 1.5 लाख रुपए मशीन 1 पे चार्ज होगा। फिर 1 लाख रुपए, यार रेशियो ले लो यार सर, 1:2:3, तो इस 3 लाख रुपए को 3/6, 3 लाख रुपए को 2/6 और 3 लाख रुपए को 1/6 में बांट दो, तो यहाँ पे आ गया 1.5 लाख, यहाँ पे आ गया 1 लाख और यहाँ पे आ गया 50,000। क्या मैं पहुंचा पाया हूं? डेफिनेटली सर, इसमें से कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब कैरिंग अमाउंट माइनस इम्पेयरमेंट लॉस इक्वल्स टू रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ CGU. So as per the provision of AS 28, such impairment loss will be distributed between all assets of CGU in proportion of their carrying amount, which is 3:2:1. Generally, if asset is capable of generating cash flow on independent basis, then such asset itself is CGU. जैसे हमने बोला कि साहब हमारी तो टैक्सी है और वो टैक्सी इंडिपेंडेंटली अकेले कैश इनफ्लो कमाने में सक्षम है, तो फिर वो टैक्सी इटसेल्फ इज CGU. मैंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में किया और उस प्रॉपर्टी को किराए पे दे दिया, उस प्रॉपर्टी का आय कमाने की क्षमता विद्योदय की किसी दूसरी असेट्स की आय कमाने की क्षमता से इंडिपेंडेंट है। मैंने तो वो पूरी बिल्डिंग किराए पे दे दी, खत्म। तो फिर वो बिल्डिंग ऑन रेंट कुड बी कंसिडर्ड एज इटसेल्फ एज CGU. लेकिन इफ सच असेट, ये एक पॉइंट है जो आपके MCQ में काम आ सकता है, इफ सच असेट इज डैमेज्ड एंड विल नॉट बी एबल और यूज्ड इन फ्यूचर कंसिडरेशन, तो फिर कंसिडर इट एज अ सेपरेट असेट्स नॉट द पार्ट ऑफ CGU. यानी फिर आप उसको एसेट्स हेल्ड फॉर सेल और एसेट्स डिस्कार्डेड के नाम से करंट एसेट्स में शो करेंगे, फिर आप उसको यहाँ पे CGU में शामिल नहीं करेंगे. इफ इंडिविजुअल एसेट्स इज नॉट आइडेंटिफाइबल एज CGU, then we will make smallest group of assets which can independently generate cash flow, like studio, full office, particular line of business like face-to-face classes or Gurukul, or a total business like company as a whole. अगर आप उसके टुकड़े नहीं कर पा रहे हो तो सर एक ये रीजन हो गया, तो आपको CGU आइडेंटिफाइड करना है. रीजन नंबर 2 एक ये भी है, अगर इंडिविजुअल एसेट्स की नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज के अमाउंट में सब्सटेंशियल डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये है कि शायद वो एसेट्स अकेले वो वैल्यू जनरेट नहीं कर पाएगी जब तक कि आप उसको एक ग्रुप ऑफ एसेट्स के साथ मर्ज ना करते. आई होप यहाँ तक आपको प्रॉपरली समझ में आया. हम चाहें तो एक बार देख लेते हैं कि हमारे मॉड्यूल में क्या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है. अगर है तो हम उस क्वेश्चन को करना चाहेंगे. एक मिनट में देखता हूं. हाँ जी मालिक, एक दो क्वेश्चन आपके मॉड्यूल से हमने उठा लिए हैं. एक तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एक बार इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देखते हैं. सर ये मॉड्यूल में है? हाँ सर, ये मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है. ICI के मॉड्यूल में ये क्वेश्चन दे रखा है. मैं नंबर आपको ही बता देता हूँ, पढ़ते हैं. गुड ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एक्वायर्ड अ सैशे फिलिंग मशीन. क्या लिखा है? सैशे फिलिंग मशीन. सैशे मतलब वही शैम्पू के सैशे हो गए, प्रीमिक्स के सैशे आते हैं, सूप्स तो नहीं, सॉसेस के सैशे आते हैं. हाँ, तो सैशे को भरने की मशीन है ये. मतलब क्या कर सकते हैं आप, आपने सैशे बना लिए, उसके बाद उस सैशे को जो आपका शैम्पू है उसको भरने में ये मशीन यूज की जाती है. यानी शैम्पू बनाने वाली मशीन अलग है और शैम्पू जो बन जाता है उससे सैशे में भरने वाली मशीन ये है. पहले तो लॉजिकली सोचो, शैम्पू बनाने वाली मशीन एक प्रोडक्शन की एक्टिविटी कर रही है, शैम्पू मैन्युफैक्चर कर रही है, और शैम्पू मैन्युफैक्चरिंग करना शैम्पू बेच के कैश जनरेट करने में सक्षम है.
तो शैम्पू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो शैम्पू बनाने वाली मशीन है दैट कुड बी कंसिडर्ड CGU इंडिपेंडेंटली, बट सैशे फिलिंग मशीन ये इंडिपेंडेंटली यूज करके आप रेवेन्यू कमा सकते हैं। तो आंसर आ रहा है सर प्राइमरीली नो। आगे देखते हैं, अगर कंपनी कैपेबल है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो जो कंपनी में क्वेश्चन बोलेगा वो करेंगे। लेकिन अगर ये सैशे फिलिंग मशीन आपको समझ में आ रहा है पैकेजिंग में काम आने वाली है, पैकेजिंग में काम आने वाली मशीन कभी भी इंडिपेंडेंटली तो रेवेन्यू कमा के देने में सक्षम है नहीं है। भाई ऐसी हजारों कंपनियां हैं जो ये शैम्पू बनाती हैं इन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए उनके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, और शैम्पू बना के उनको हैंडओवर कर देती हैं, और वो अपनी पैकेजिंग अपनी लेबलिंग करके, वाइट लेबलिंग बोलते हैं इसको, करके अपने नाम से प्रोडक्ट बेचते हैं। फॉर्च्यून रिफाइंड ऑयल में तो सबसे ज़्यादा ऐसा देखने में मिला है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स थे जो फॉर्च्यून रिफाइंड ऑयल के लिए यहाँ पर इंदौर और उसके सराउंडिंग्स में सोयाबीन ऑयल की प्रोसेसिंग करते थे। पूरा के पूरा ऑयल फॉर्च्यून रिफाइंड ऑयल को देते थे, फॉर्च्यून रिफाइंड ऑयल उस पर अपनी ब्रांडिंग करके ये माल बेचता था। तो जो मशीन है जो तेल निकाल रही है, जो शैम्पू बना रही है, जो सॉस बना रही है, दैट इज कैपेबल टू जनरेट कैश फ्लो। बट सैशे फिलिंग मशीन इज नॉट अ मशीन which independently used can generate cash flow। चलिए सर, तो सर गुड ड्रग फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एक्वायर्ड अ सैशे फिलिंग मशीन ऑन 1 अप्रैल 11। तो 1 अप्रैल 11 को हमने ये मशीन खरीदी 60 लाख में। मशीन वॉज एक्सपेक्टेड टू हैव अ प्रोडक्टिव लाइफ ऑफ 6 ईयर। अभी तक इन्होंने कुछ बताया नहीं है सर। with regards to scrap value, with regards to method, SLM or WDV, the machine was expected to have a productive life of 6 years. At the end of financial year 11-12, the carrying amount was rupees 41 lakh. Sir, historical cost 60 लाख। 1 अप्रैल 11, डेप्रिशन 11-12, WDV 31 मार्च 12, 41 है। यानी कंपनी ने 19 लाख का डेप्रिशन लगाया और हमको नहीं पता कैसे लगाया है, हमें मतलब भी नहीं है। क्वेश्चन हमको कैरिंग अमाउंट दे रखा है। ओहो ओहो ओहो, अ शॉर्ट सर्किट अकर्ड इन द फाइनेंशियल ईयर, बट लकीली मशीन डिड नॉट गेट बैडली डैमेज्ड एंड वाज स्टिल इन वर्किंग ऑर्डर एट द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। क्या ये इंडिकेशन इंटरनल इंडिकेशन नंबर 3 नहीं है, जिससे हमको ये एक फील आ सकता है कि यार क्या अब मशीन जिस वैल्यू पर किताब में अपीयर हो रही है, क्या अब वो मशीन उतना हमको फाइनेंशियल बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट कल कमा के दे पाएगी। चलो सर चेक करते हैं। द मशीन वॉज एक्सपेक्टेड टू फेच 36 लाख। ये मशीन अगर मैं आज बेचूं तो बेच के 36 लाख को मिल सकते हैं, यानी मशीन की नेट सेलिंग प्राइस मेरे पास है इफ सोल्ड इन द मार्केट। द मशीन बाय इटसेल्फ इज नॉट कैपेबल ऑफ जनरेटिंग कैश फ्लोस। मशीन इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली कैश कमाने में कैपेबल नहीं है। हाउएवर द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ असेट्स comprising of this machine also is capable to generate cash flow of 1554 ओ मोरी मैया, WDV 41 लाख, और जिस CGU को बिलोंग करता है उस CGU की एनुअल कैश फ्लो 54 करोड़ है एंड हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 3.46 करोड़। तो सर जब मैंने बोला कैरिंग अमाउंट ऑफ CGU 3.46 करोड़ से, इंक्लूडिंग दिस सैशे मशीन जिसकी WDV 41 लाख थी, यानी 3.05 करोड़ हमारी अदर मशीन्स है।
However, the smallest group of asset comprising of this machine also is capable of generating cash flow of 54 crores per annum and has a carrying amount of 3.46 crores. All such machine put together could fetch a sum of rupees 4.44 crores. Sir, net selling price of CGU 4.44 crores. सर, मेरे पास वैल्यू इन यूज नहीं दिया है, हाँ, लेकिन मुझे बता दिया है कि हमारी ये मशीन पर एनम 54 करोड़ का कैश फ्लो जनरेट कर रही है। अच्छा, एक गड़बड़ है, कैश फ्लो जनरेट कर रही है तो आप इसको ग्रॉस भी बोल सकते हो और नेट भी मान सकते हो। ग्रॉस बोलोगे तो वैल्यू इन यूज में नहीं आ सकता, क्योंकि वैल्यू इन यूज में आता है नेट कैश फ्लो। तो हम मान रहे हैं कि सर ये नेट कैश फ्लो है। ये हम बोल रहे हैं कि सर एक बात बताओ, जब हमको ये पता पड़ गया है कि इस ग्रुप ऑफ असेट्स को जिसकी बुक वैल्यू 3.46 लाख है, आज अगर मैं बेचने चला जाऊं, ये पूरा पूरा की पूरा एक जो सेटअप है, अगर मैं उसको बेच दूं तो 4.4 करोड़ रुपीस मिल जाएंगे। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं, सिंस नेट सेलिंग प्राइस इज मोर देन कैरिंग अमाउंट, therefore no further need to ascertain वैल्यू इन यूज। क्योंकि अगर वो कम भी हुई तो भी आप फिर यूज ना करते हुए बेच दोगे और बेचकर इतना पैसा निकाल ही लोगे, तो फिर दिक्कत क्या है? फिर तो बड़े आराम से हम काम कर सकते हैं। तो सर, सिंस नेट सेलिंग प्राइस इज मोर देन कैरिंग अमाउंट, देयरफॉर नो नीड to ascertain value in use, or we assumed that value in use is more than or equals to net selling price. So we can conclude that CGU in which this machine is member, CGU जिसमें ये मशीन भी मेंबर है, had not suffered any impairment loss, therefore no impairment loss should be recognized for this machine, चाहे उस मशीन में शॉर्ट सर्किट क्यों ना हो गया हो, चूंकि वो वर्केबल है और काम करके वो जिस ग्रुप में काम करेगी वो मुझे उसके कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा ही रिकवर करके देने में सक्षम है, तो फिर मुझे अलग से कोई इम्पेयरमेंट लॉस बुक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके सर, मॉड्यूल क्या बोलता है वो बाद में, पहले एक बार जल्दी से ये और देख लो एग्जाम्पल्स ऑफ CGU। A mining enterprises owns a private railway to support its mining activity। अब आप बताओ, बड़ी बड़ी खदानें सोचो जरा, KGF, KGF1, KGF2, कितना बड़ा एक पूरा एरिया किलोमीटर्स में, और वहां पे 7 अलग अलग खदानें, उसके अंदर लोग जाते हैं, वहां से एक मशीन है जो पूरा सामान लेके आती है, वहां पर एक पूरा रेलवे स्लाइडिंग बिछा रखा है, इतना बड़ा एरिया है ना। अब ये तो ठीक है, अपन ने बात करी किसकी, KGF की, कोयले की खदान है, कोई और दूसरे मिनरल्स की खदान है, कोई मेटल की खदान है, किलोमीटर से फैला हुआ एरिया है, और अलग अलग जो हमारे पॉइंट है जहाँ से हम ये एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, वहाँ से प्रोसेसिंग सेंटर तक लाने के लिए पूरी रेलवे लाइन बिछा रखी है।
रेलवे लाइंस बिछा रखी हैं, मालगाड़ी ले लेके माल आती है। अब आप सोचो ना, क्या वहां पे आपने मालगाड़ी की ये लाइन इसलिए बिछाई थी ताकि आप वहां पे पैसेंजर को या गुड्स को ट्रांसपोर्ट करें किसी और के या खुद के? तो वो जो रेलवे स्लाइडिंग्स है, रेलवे नेटवर्क है आपका, उस पूरे प्रीमाइसेस के अंदर, उस पूरे कंपाउंड के अंदर, क्या उस रेलवे स्लाइडिंग्स का अपना खुद का रेवेन्यू और कैश फ्लो कमाने की क्षमता होगी? तो आंसर एब्सोल्युटली नो। दैट पर्टिकुलर railway mechanism within the mining is not capable to generate individually, independently cash flow. The private railway could be sold for only for scrap value, and private railway does not generate cash inflow from continuing use that are largely independent of the cash inflows from the other assets of the mine. It is not possible to estimate the recoverable amount of the private railway because the value in use of private railway cannot be determined. It is probably different from scrap value. Therefore, the enterprise estimates the recoverable amount of cash generating unit to which private railway belongs, that is the mine as a whole. ओके, अब यहां पर एक और एग्जांपल है। एक बस कंपनी है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है म्युनिसिपैलिटी से, जिसके अंतर्गत उसको एक मिनिमम सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगी 5 सेपरेट रूट की। इंदौर, साउथ तुकोगंज, विजयनगर, स्कीम 140, राव, अन्नपूर्णा और एयरपोर्ट। ये 5 रूट है। और ये वाला जो रूट है स्कीम 140 वाला, यहाँ पे भी उतनी बसाहट नहीं है। मुझे म्युनिसिपैलिटी से अगर कॉन्ट्रैक्ट लेना है, कि मैं इस शहर में बस चलाऊंगा, तो म्युनिसिपैलिटी ने मुझे तभी ये लाइसेंस दिया, परमिट दिया कि आप ठीक है बस चला सकते हो, जब आप इन 5 रूट पे बस चलाओगे। हालांकि ये वाला जो रूट है, उस रूट पे मुझे नुकसान हो रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये इंडिपेंडेंट रूट अकेला काम कर सकता है? क्या आप इस रूट को छोड़ के बाकी 4 रूट पे बस चला सकते हो? आप म्यूनिसिपैलिटी से बोल सकते हो कि सर ये रूट तो नुकसानदायक है, इसलिए मैं तो यहाँ पे बस नहीं चलाऊंगा। बोलेंगे ओके, अब आप आज के बाद इन 4 रूट पे भी नहीं चलाओगे। तो सर यहाँ पर उस केस पे a bus company provides service under contract with a municipality that require minimum service on each of the 5 separate route. Assets devoted to each route and the cash flow from each route can be identified separately. One of the route operate at a significant loss. Since the enterprise does not have option to curtail any one bus route, the lowest level of identified cash inflow for continuing use that are largely independent of cash flow from other asset of the group of assets in the cash inflow generated by the 5 routes together. So sir, the cash generating unit for each route of bus company as a whole, यानी आपको ये 5 रूट को ही एक सीजीयू मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप सर बाकी 4 रूट चला लें और ये वाला रूट बंद कर दें, ऐसा परमिट नहीं है। वो 4 रूट प्रॉफिटेबल काम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपने 5वें रूट को लॉस पे चलाने के लिए हामी भरी है, सहमति दी है। आपने जिस समय म्यूनिसिपैलिटी से ये एग्रीमेंट किया था, आपका दिल उस समय जानता था कि यार ये वाले रूट पे तो नुकसान होगा, लेकिन चूंकि मुझे वो 4 रूट भी चाहिए और वो 4 रूट तभी मिलेंगे जब ये नुकसान वाला रूट भी मुझे गाड़ी चलाऊंगा। अब मैं उसको ऐसे नहीं बोल सकता कि सर ये लॉस मेकिंग रूट है इसलिए इसको बंद करेंगे, बाकी 4 रूट को हम चलाएंगे। अब मुझे वो 5 रूट को ही पूरा की पूरा एक सीजीयू मानना पड़ेगा।
तो CGU फिर क्या होगा, पूरी पूरी कंपनी। इफ एन एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट फॉर द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय एन एसेट और अ ग्रुप ऑफ एसेट्स, this asset or group of assets should be identified as separate cash generating unit even if some or all the output is used internally। ये सब लाइनें मैं आपको इसलिए पढ़ के दे रहा हूं क्योंकि यहां से एमसीक्यू बन सकता है, यहां से एमसीक्यू बिल्कुल बिल्कुल बन सकता है। तो सर अगर आपने सीजीयू आइडेंटिफाई किया है तो आप रिकवरेबल अमाउंट उस सीजीयू की इंडिविजुअल एसेट्स का निकालेंगे या ओवरऑल उस सीजीयू कैश जनरेटिंग यूनिट का निकालेंगे? तो आंसर है सर पूरी कैश जनरेटिंग यूनिट का ही अब कैलकुलेट किया जाएगा। एग्जाम्पल थर्ड है आपके मॉड्यूल का, जरा देखिए क्या बोलता है। अ कंपनी ऑपरेट अ माइन इन अ कंट्री where legislation require that the owner must restore the site on completion of mining operation। मतलब क्या हुआ, मैंने सर माइनिंग का एक कॉन्ट्रैक्ट किया है और ये जमीन मैंने सरकार से ले ली है। मैं इस जमीन के अंदर खुदाई कर रहा हूं, 200 फीट तक खुदाई कर सकता हूं जमीन के नीचे। 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, या मान लो इस पूरी साइट को एक्सट्रैक्ट करने का पावर मुझे मिला है, राइट मुझे मिला है। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसमें से कोयले का एक एक दाना मैं निकाल लूंगा, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा? सर मैं इस साइट को छोड़ के दूसरी साइड पकड़ लूंगा। तो सरकार बोलती है हाँ आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जो आपने खुदाई करी ना 200 फीट, ये पूरा साइट का रेस्टोरेशन करके जाना पड़ेगा, यानी साइट को वापस से नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, समतल करना पड़ेगा। The cost of restoration include the replacement of overburden which must be removed before mining operation commence। A provision for the cost to replace the overburden was recognized as soon as the overburden was removed। The amount provided was recognized as part of the cost of the mine and is being depreciated over the mine's useful life। AS10 याद करना पड़ेगा दोस्तों, और ये बहुत क्रांतिकारी बदलाव आया था AS10, पुराने एस में नहीं था। मैंने बोला कि मैंने आज एक असेट्स खरीदी है, उस असेट्स को आज से 10 साल यूज करूंगा और 10 साल बाद जब मैं उसको डिस्कार्ड करने जाऊंगा तो वो चूंकि रेडियो एक्टिव इमिशन करती है एनवायरमेंट में, तो मैं उसको ऐसे छोड़ के नहीं जा पाऊंगा। जितने ये अपने कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है वहां पर आपने रेडियो एक्टिविटी की प्रोसेस से बड़ी सस्ती दरों पर बिजली बना ली। एक टाइम के बाद वो जो उसका वो जो है ऐसा कुछ बनता है जो खतरनाक टाइप का, वहां पे इतनी रेडियो एक्टिविटी इकट्ठी हो गई है कि अगर आपने उसको सही से डिस्पोज नहीं किया तो वो शहर के शहर तबाह कर देगी। वहां पे पेड़ तक नहीं उगेंगे अगले 100 सालों तक, ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो आपने आज ईयर 1 पे तो उस असेट्स को बनाया और उसको बनाने में जो खर्चा आया वो तो आ ही गया, लेकिन आपने एक काम और करना है, और वो क्या है कि आज से 20 साल बाद 10 साल बाद जब ये पावर प्लांट हटेगा तो हमें इसको हटाने के लिए इसके रिमूवल पर एक खर्चा करना पड़ेगा और अमाउंट सब्सटेंशियल है। तो वो खर्चा जो हमें 20 साल बाद करना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज निकाल के उसे भी असेट्स की कॉस्ट में ऐड कर लिया जाएगा। तो ये जो लिखा हुआ है the amount provided was recognized as part of the cost of the mine and is being depreciated over the mine's useful life। The carrying amount of provision for restoration cost is 50 lakhs, which is equal to present value of restoration cost। The enterprise is testing for mine for impairment। The cash generating unit for mine is the mine as a whole, क्योंकि माइन में लगी हुई अलग अलग इक्विपमेंट इंडिपेंडेंटली कैश जनरेट करने में कैपेबल नहीं है और ना ही ये ओवरबर्डन भी। तो ये जो ओवरबर्डन की कॉस्ट थी ये भी अल्टीमेटली आपने खर्च करी है।
खर्च करना है बेसिकली आफ्टर द यूजफुल लाइफ। द एंटरप्राइज हैज रिसीव्ड वेरियस ऑफर टू बाय द माइन एट ए प्राइस ऑफ अराउंड 80 lakhs। 80 लाख रुपए में खरीदने के लिए माइन के लिए बहुत सारे जगह से ऑफर्स पटके हुए हैं। द प्राइस encompasses the fact that the buyer will take over the obligation to restore the overburden। और ये भी क्लियर है हर एक ऑफर देने वाले को कि जो ये मशीन माइन आज हमसे लेगा, माइन की लीज की जो अवधि समाप्त होने के बाद जो ओवरबर्डन से रिलेटेड लायबिलिटी है वो व्यक्ति पूरी करेगा जो उस दिन उस माइन का ओनर था। तो दे वर मेंटली प्रिपेयर कि इतने रुपए तो मुझे देंगे और ओवरबर्डन का खर्चा अलग करेंगे। डिस्पोजल कॉस्ट फॉर द माइन आर नेग्लिजिबल। द वैल्यू इन यूज फॉर द माइन इज अप्रोक्सीमेटली 120 lakhs excluding restoration cost। The carrying amount of the mine is 1 crore। तो सर माइन की कैरिंग अमाउंट है 100 lakhs। माइन का जो नेट सेलिंग प्राइस था वो था 80 लाख और माइन का वैल्यू इन यूज निकालना है। तो माइन का वैल्यू इन यूज इज 120 lakhs एक्सक्लूडिंग रेस्टोरेशन कॉस्ट। आगे बोलते हैं इस 80 लाख रुपए में ऑलरेडी हमने पहले बोल दिया कि सामने वाला हमसे माइन लेगा वो खर्चा करेगा। लेकिन अगर हमने असेट्स को खुद यूज किया तो फिर तो सर उसका लॉस हमें उठाना पड़ेगा। तो 120 लाख रुपए हमारे पास आने वाले हैं और उस काम को करने पर जो पैसा जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमको यहां पर दे रखी है। The carrying amount of the provision for restoration cost is 50 lakhs which is equal to the present value of restoration cost। ये जो 120 लाख रुपए आए हैं ये भी प्रेजेंट वैल्यू थी, यूज करके आएगा। और जब बंद होगा अपन बोला टर्मिनल कैश इनफ्लो लेना है, तो ये टर्मिनल कैश आउटफ्लो है। तो सर इससे आप माइनस करेंगे तो अब कितना है 70। तो सर कैरिंग अमाउंट 100, नेट सेलिंग प्राइस 70, वैल्यू इन यूज 80, तो रिकवरेबल अमाउंट कितना आएगा 80 और 100 का डिफरेंस कितना है 20। तो 20 लाख रुपए का इम्पेयरमेंट लॉस आपको बुक करना है। क्या मैं पहुंचा पा रहा हूं? अब आप देखिए आगे। एज ए कॉन्सिक्वेंस द वैल्यू इन यूज फॉर CGU is determined after consideration of the restoration cost and it's estimated to be 70 lakhs। The carrying amount of CGU is 50 lakhs which is the carrying amount of the mine less the sorry गलती हो गई। इस माइन में ठीक है ना, गलती क्या हुई? सही है कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं 120 को कंपेयर करूंगा तो 100 कंपेयर होगा और अगर मैं 70 कंपेयर करूंगा तो फिर यहाँ पर 100 की बजाय 50 आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो उसने वो जो रिमूवल की कॉस्ट थी उसको अलग ही कर दिया था, क्योंकि वो यहाँ पे आएगी नहीं, क्योंकि सामने वाली पार्टी जिसने ये माइन मुझसे खरीदी आज वो जब माइन की अवधि समाप्त होगी तो वो खर्चा करेगा। इसमें वो 50 शामिल नहीं है। हमने यहाँ से भी वो 50 हटा दिए तो सर यहाँ से भी वो 50 हटा दो। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सर? The carrying amount of CGU is 50 lakhs which is the carrying amount of the mine 100 lakhs less the carrying amount of the provision for restoration cost 50 lakhs। तो सरकार CGU के रिस्पेक्ट में एक बेसिक बातें हमने डिस्कस कर ली। अब हमें CGU के बारे में डिस्कस करना है एक और पार्ट, और वो है CGU along with goodwill and corporate assets। और ये सबसे अच्छा सबसे टेक्निकल पार्ट है। तो एक बार एक और लेक्चर की तरफ हम बढ़ेंगे और उससे भी डिस्कस करेंगे। बाकी अब AS28 एक मेजर पोर्शन मेरी तरफ से आपके लिए हो चुका है। तो अब आपको बस केवल ये वाला जो पोर्शन बचा हुआ है CGU विद गुडविल
CGU with goodwill and corporate assets. Value of goodwill can be allocated on CGU और value of goodwill cannot be allocated systematically on CGU. ये वाला पोर्शन हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समाप्त हो जाएगा। चलिए अगले सेशन में मिलते हैं और वहां पर इसका आखिरी पोर्शन डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं अगले सेशन में, बाय।